आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो एक ऐसी लड़की की है जिसे उसके मासूम और खूबसूरत चेहरे ने रातों रात इंटरनेट पे वायरल कर दिया। मगर जब लोगों को उसके खूबसूरत चेहरे के पीछे छुपे कातिल का पता चला तो लोग दंग रह गए। ये बात है नवंबर 2020 की, जब अचानक से एक लड़की की वीडियो वायरल होने लगी। हालांकि ये चीज़ इंडिया में नहीं हुई क्योंकि इंडिया में टिकटॉक जुलाई में ही बैन हो गया था, मगर पूरी दुनिया में इस लड़की की वीडियो वायरल हो रही थी। एक लड़की कैदी के कपड़े पहने हुए, हाथों में हथकड़ियाँ लगाए और जो कैमरे को देखकर कभी हंसती तो कभी अजीब अजीब शक्लें बनाती। जो उसकी ओरिजिनल वीडियो थी वो करीबन 7 साल पुरानी यानी कि साल 2013 की थी और नवंबर 2020 में लोगों ने उसकी इसी वीडियो के साथ टिकटॉक पे डुएट बनाना शुरू कर दिया। उसकी वीडियो को एडिट करके बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के टिकटॉक पे डालने लगे और देखते ही देखते ये लड़की इंटरनेट पे वायरल हो गई। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर लोगों ने उसके नाम के फैन पेजेस भी बना डाला और ये सब इसीलिए क्योंकि वो लड़की देखने में काफी सुंदर और मासूम थी। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये लड़की कौन थी और इसने ऐसा क्या क्राइम कर दिया था। तो आइए जानते हैं आज के एपिसोड 2 में। जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम इजाबेला गुज़मान है, जो अपनी माँ यूमी होए और सौतेले पिता रियान होए के साथ अमेरिका के कोलोराडो शहर में रहती थी। उसकी कोर्ट तक की पहुँचने की कहानी की शुरुआत होती है 27 अगस्त 2013 को और उस वक्त इजाबेला की उम्र थी सिर्फ 18 साल। और ये कहानी का वो पार्ट है जो कि अगर ना होता तो शायद इसके बिना कोर्ट तक ना पहुंचती और ना ही वो टिकटॉक पे वायरल होती और ना ही आज मैं आपको उसकी कहानी सुना रही होती। तो हुआ ये था कि 27 अगस्त 2013 की शाम इजाबेला की माँ यूमी अपना काम खत्म करके अपने स्टूडियो से घर वापस लौट रही थी। मगर जैसे ही उनकी कार उनके घर तक पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक लड़का उनकी खिड़की से कूदकर बाहर निकल रहा है और लोहे की जाली को पार करके भाग जाता है। जब उन्होंने उस लड़के को अपने घर की खिड़की से कूदकर भागते हुए देखा तब जाकर उन्हें अपने पड़ोसियों की बात याद आई। दरअसल उनके जो पड़ोसी थे उन्होंने युमा को ये बात बता चुके थे कि जब भी वो घर पे नहीं होती तो इजाबेला अलग अलग लड़कों को अपने घर लाती और जैसे ही वो लड़के किसी के आने की आवाज सुनते तो खिड़की से कूदकर भाग जाया करते। मगर तब यूमी को उनकी बातों पे यकीन ना हुआ और जब 27 अगस्त 2013 की शाम उन्होंने खुद अपनी आंखों से एक लड़के को इजाबेला की खिड़की से भागते हुए देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि उनके पड़ोसी बिल्कुल सच बोल रहे थे। जिसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क करी और अपने दूसरे पति यानी कि रियान के साथ इजाबेला के कमरे में पहुंची और उन लड़कों के बारे में पूछने लग गई। लेकिन इजाबेला ने उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी माँ ने उसे खूब समझाने की कोशिश की मगर इजाबेला कोई भी बात समझने के बजाय अपने ही माँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगी और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि गुस्से में उसने अपनी माँ के ही मुंह पर थूक दिया और वहाँ से चली गई। इस बात को लेकर इजाबेला की माँ बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इतना ज्यादा कि उस दिन वो अपने रूम में ही लॉक रही अपने पति के साथ। अब इससे पहले कि मैं आपको आगे की कहानी सुनाऊं, जानते हैं कि आखिर बात यहाँ तक कैसे पहुँची। लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। इजाबेला का जन्म 9 जून 1995 में अरोरा के शहर में हुआ था, मगर तब वो अपने सगे पिता रॉबर्ट गुज़मान और अपनी माँ यून ही गुज़मान के साथ रहती थी। तीनों एक साथ बेहद खुश थे। मगर 1999 में इजाबेला के पेरेंट्स अलग हो गए और इस वक्त इजाबेला की जो उम्र थी वो सिर्फ 4 साल थी। तलाक के बाद इजाबेला की कस्टडी उसकी माँ को ही मिली, इसलिए अब इजाबेला अपनी माँ के साथ ही उसी शहर में किसी और घर में रहने लगी। इजाबेला बचपन से ही जिद्दी और गुस्सैल टाइप की थी और अपने पेरेंट्स के अलग होने के बाद वो और ज्यादा जिद्दी और चिड़चिड़ी हो गई। मगर इजाबेला का ये गुस्सा नफरत में तब बदला जब तलाक के करीबन 1 साल के बाद उसकी माँ ने सेकंड शादी करी, जो कि अब इजाबेला का सौतेला पिता था। इजाबेला इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी कि उसके पिता की जगह किसी और ने ले ली और यहीं से चीजें बद से बदतर होना शुरू हो गई, क्योंकि वक्त के साथ जैसे जैसे इजाबेला बड़ी हो रही थी उसका गुस्सा भी बढ़ता ही जा रहा था।
वो अपनी माँ से महंगे महंगे कपड़े और खिलौने डिमांड करती और जब उसकी डिमांड पूरी नहीं होती तो अपनी माँ के साथ खूब लड़ती और झगड़ती। यूमी पूरी कोशिश करती कि वो इज़ाबेला की हर एक डिमांड पूरी कर सके, जिसकी वजह से उसने अपने स्टूडियो के अलावा और भी पार्ट टाइम जॉब करने लगी। पर फिर भी वो इज़ाबेला की कई डिमांड पूरी नहीं कर पाती। जब वो सिर्फ 7 साल की थी तो उसके एक बर्ताव ने उसकी माँ को इस कदर परेशान कर दिया कि उसकी माँ को उसे उसके बायोलॉजिकल फादर यानी कि रॉबर्ट के पास भेजना पड़ा। पर कुछ दिनों के बाद वो अपनी माँ के पास आ गई, लेकिन इसके बावजूद उसके बर्ताव में कोई सुधार नहीं आया। इसके बाद जब इज़ाबेला 14 इयर्स की हुई तो उसने अपना धर्म भी छोड़ दिया। दरअसल इज़ाबेला उसके माता पिता और उसके सौतेले पिता ये सभी जेहोवा विटनेसेस थे, जो कि ईसाई धर्म का एक शाखा है। इज़ाबेला पूरी आजाद ख्यालों वाली लड़की बन गई थी। वो ना तो अपने पेरेंट्स की बात मानती और ना ही ढंग से स्कूल जाती, जिसकी वजह से उसकी अटेंडेंस 12th क्लास में बहुत ही ज्यादा कम थी और इसी कारण उसे फाइनल एग्जाम के एक वीक पहले ही स्कूल से निकाल दिया गया। जिसके बाद उसकी माँ बहुत ही ज्यादा परेशान हुई, लेकिन फिर भी उसने इज़ाबेला को खूब समझाया। लेकिन हद तो तब हो गई जब 27 अगस्त 2013 की शाम उसे समझाने पर उसने वो काम किया जो कि उसने आज से पहले कभी नहीं किया था, और वो था अपनी माँ के मुंह पर ही थूकना। जिसके बाद उसकी माँ बहुत ही ज्यादा डर गई थी। अब ये रात किसी तरह बीत जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होता है जहाँ इज़ाबेला की माँ यानी कि यूनमी को एक मेल आता है जो कि उसकी बेटी यानी कि इज़ाबेला ने भेजा था, और इस मेल में था दैट यू विल पे, यानी कि तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इस मेल को देखकर उसकी माँ काफी ज्यादा डरी हुई थी। जिसके बाद अब इज़ाबेला की माँ यूनमी इस मेल को अपने हस्बैंड को दिखाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। आखिरकार वो पुलिस को फोन करके बुलाती है और सारा वाकया समझाती है। पुलिस को समझ आ जाता है कि ये घरेलू मामला है। जिसके बाद वो पुलिस इज़ाबेला को समझाते हैं कि अगर आइंदा उसने ऐसा किया तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका के कानून के हिसाब से कोई भी माँ बाप 18 साल के बाद अपने बच्चों को घर से निकाल सकते हैं। और इज़ाबेला 2 महीने पहले ही यानी कि जून 2013 में ही 18 साल की हो गई थी। अब इसके बाद इज़ाबेला की माँ यूनमी अपने काम के लिए स्टूडियो के लिए निकल जाती है। इज़ाबेला अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन इज़ाबेला की माँ यूमी अभी भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। वो स्टूडियो पहुंचती है जहां उसका एक्स हस्बैंड भी काम करता था। वो सारा वाकया अपने एक्स हस्बैंड को बताती है, और क्योंकि इज़ाबेला अपने फादर से काफी ज्यादा क्लोज थी तो वो अपने एक्स हस्बैंड से रिक्वेस्ट करती है कि वो इज़ाबेला को समझाए। जिसके बाद अब रॉबर्ट इज़ाबेला से मिलने के लिए उसके घर पहुंचते हैं, तो वो इज़ाबेला को लेकर घर के बैकयार्ड में आ जाते हैं और वहाँ बैठकर उसे शांति से समझाने लगते हैं कि उसने जो भी कुछ किया वो बहुत गलत किया। उसे अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, हर बात पे जिद नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन इज़ाबेला ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वो एक कान से सुन रही थी तो दूसरे कान से निकाल रही थी, शायद इसीलिए कि वो प्लान कर चुकी थी कि अब आगे उसे क्या करना है। अब ये सब समझाने के बाद इज़ाबेला के बायोलॉजिकल फादर रॉबर्ट वहाँ से करीबन 6:30 बजे निकल जाते हैं और इज़ाबेला भी अपने कमरे में चली जाती है। अब इसके 3 घंटे के बाद यानी कि करीबन 9:30 बजे यूमी अपना सारा काम कंप्लीट करके घर वापस आती है और रेयान के लिए मैकडॉनल्ड से कुछ खाने का सामान भी साथ लाती है। घर पहुंचने पर वो अपने पति रेयान से पूछती है कि इज़ाबेला कहाँ है, तो वो कहता है कि उसे नहीं पता, पर हाँ उसने करीबन 1 घंटा पहले लगभग 8:30 बजे इज़ाबेला को घर के किचन में देखा था। अब रेयान की बात सुनने के बाद यूमी बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और रेयान डाइनिंग टेबल पे बैठकर खाने लगता है। अब इसके थोड़ी देर के बाद ही करीबन 10 बजे से थोड़ा पहले रेयान को अचानक से ऊपर फर्स्ट फ्लोर से धम धम की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमीन पर गिर गया हो या दीवार से टकरा गया हो। और फिर कुछ सेकंड के बाद यूमी चिल्लाकर उसका नाम पुकारती है। अब अपना नाम सुनने के बाद फौरन रेयान ऊपर वाले कमरे के बाथरूम की तरफ जाता है। वो देखता है कि बाथरूम का दरवाजा खुला है और वो जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करता है तो इज़ाबेला
अंदर से पुश करके दरवाजे को लॉक कर देती है। रियान जब दरवाजे के नीचे तरफ यानी कि डोर तरफ देखता है तो वो देखता है कि बहुत सारा खून बाहर आ रहा है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो करे क्या। आखिरकार वो नीचे जाता है और पुलिस को फोन करता है और पूरा वाकया समझाता है। इसी दौरान उसे फिर से इज़ाबेला यानी कि यूमी की आवाज आती है और ये उसकी आखिरी आवाज थी जहाँ पे वो ये कह रही थी कि हे भगवान। इसके बाद रियान फौरन भागकर बाथरूम में गया, पर वो जैसे ही बाथरूम में पहुंचा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि उसे पूरे बाथरूम में खून ही खून नजर आ रहा था। आगे वो देखता है कि उसकी वाइफ यूमी होए फर्श पे पड़ी हुई है और उसके पूरे चेहरे और शरीर पे चाकू घोंपने के अनगिनत निशान थे। ये सब देखकर रियान बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था। रियान अभी भी कॉल पे था और जब उसने पुलिस को अपनी वाइफ की कंडीशन के बारे में बताया तो पुलिस ने उसे अपनी वाइफ को सीपीआर देने को कहा। इसलिए रियान अपनी वाइफ को सीपीआर देने लगा, मगर इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि यूनमी लगातार खुली आंखों से छत की तरफ देख रही थी, जिसे देखकर ये साफ साबित हो रहा था कि यूनमी की अब मौत हो चुकी है। खैर, इसके थोड़ी देर के बाद पुलिस और मेडिकल टीम वहां पहुंच चुकी थी। उसके बाद उन्होंने यूनमी होए की जांच की और 28 अगस्त 2013 की रात 10:28 पर उसे मुर्दा घोषित कर दिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया। इसके बाद पुलिस इज़ाबेला को ढूंढने के लिए सारे कमरों की तलाशी लेती है, पर वो नहीं मिलती। आगे फिर पुलिस घर के बैकयार्ड में भी इज़ाबेला को ढूंढने के लिए जाती है, पर वहाँ भी इज़ाबेला नहीं मिलती। जिसके बाद पुलिस इज़ाबेला के फोन को ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस इज़ाबेला का फोन ऑफ होता है। इसके बाद पुलिस मीडिया के जरिए एक पब्लिक एडवाइजरी जारी करती है क्योंकि वो आम लोगों के लिए भी खतरा बन चुकी थी और उसके पास हथियार भी था, और पब्लिक से ये अपील भी करती है कि जहां भी वो लड़की दिखे वो फौरन पुलिस को खबर करे। इसी बीच अगली सुबह यानी कि 29 अगस्त 2013 को यूनमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिसमें ये पता चलता है कि यूनमी के ऊपर 79 टाइम्स चाकू से हमला किया गया था, जिनमें से 31 टाइम्स चेहरे पर थी और 48 टाइम्स गले और सीने पर थे। हालांकि बाद में कोर्ट की सुनवाई के दौरान ये पता चला कि यूनमी के ऊपर 79 नहीं बल्कि 150 टाइम्स हमला किया गया था, जिनमें से 35 बार उसके चेहरे, 55 बार उसके गले पर और 65 टाइम्स जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर किए गए थे। इसके अलावा चाकू से मारने से पहले उसे बेसबॉल से पीटा गया था। आगे फिर यह खबर पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई। हर कोई ये जानकर बड़ा हैरान था कि कोई बेटी अपनी माँ को कैसे मार सकती है, वो भी इतनी बेरहमी से। पुलिस अभी तक इज़ाबेला गुज़मान को ढूंढने में लगी थी, लेकिन अभी तक उनके हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा था। तभी अचानक से उसी सुबह लगभग 11:30 बजे पुलिस के पास एक गुमनाम कॉल आता है, जिसमें ये बताया जाता है कि 2851 साउथ पार्कर के पार्किंग गराज में एक कार के अंदर खून से सनी एक बॉडी पड़ी है। ये खबर पाकर पुलिस फौरन ही इस एड्रेस पर पहुंचती है, मगर जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची बॉडी वहां से गायब हो चुकी थी। अब पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक डेड बॉडी खुद से गायब कैसे हो सकती है। लेकिन जब पुलिस इस चीज की छानबीन करने में जुटी तो उन्हें पता चला इस मर्डर का लिंक इज़ाबेला गुज़मान और यूमिन से है। जिसके बाद पुलिस सिविल कपड़ों में उस पूरे एरिया में फैल गई ताकि इसकी सच्चाई जान सके। अब 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन फिर तभी उन्हें पार्किंग गराज से एक लड़की बाहर आते हुए नजर आई, जिसने पिंक कलर की स्पोर्ट्स ब्रा और टाइकश कलर की स्कर्ट पहने रखी थी, और ये थी इज़ाबेला गुज़मान। लेकिन पुलिस को अभी भी डाउट था कि वो इज़ाबेला गुज़मान है या फिर नहीं। इसीलिए पुलिस उससे पूछती है कि क्या वो इज़ाबेला है, लेकिन इज़ाबेला इनकार कर देती है और वो कहती है कि आप जिसकी फोटो दिखा रहे हैं मेरी शक्ल तो उससे मिलती है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, आप गलत शख्स को अरेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके कपड़ों पे लगे खून इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो और कोई नहीं बल्कि इज़ाबेला गुज़मान है। इसीलिए पुलिस उसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करते और आखिरकार उसे अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अभी भी ये सवाल बना हुआ था कि आखिर उस पार्किंग लॉट में जो डेड बॉडी थी वो किसकी थी, और अचानक से
वो गायब कैसे हो गई। तो इसका जवाब ये है कि जो लाश गाड़ी में पड़ी थी वो और कोई नहीं बल्कि इज़ाबेला गुज़मान थी। दरअसल अपनी मां का कत्ल करने के बाद इज़ाबेला ने अपनी कार उठाई और इस लोकेशन में पहुंचकर अपनी गाड़ी वहां पे लगा दी और आराम से कार के पीछे वाले सीट में सो गई। और जब उस शख्स ने इस बॉडी को देखा तो वो डर गया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। और क्योंकि उसके पूरे बदन और कपड़ों पर खून लगा था, इसीलिए अगली सुबह जब लोगों ने इज़ाबेला को कार में सोते हुए देखा तो उन्हें लगा कि कार में कोई लाश पड़ी है, जिसके बाद उन्होंने 911 पर कॉल किया और पुलिस वहां पहुंची। मगर तब तक इज़ाबेला कार से उठकर पार्किंग गैराज के अंदर चली गई थी और जब वो बाहर आई तो पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। खैर, अब इज़ाबेला को अरेस्ट करने के बाद पुलिस मर्डर इन द फर्स्ट डिग्री का चार्ज लगाई और उसे जुडिशियल कस्टडी पर अरोरा जेल में भेज दिया गया। अब करीबन 1 हफ्ते के बाद उसे जेल में पेश होना था, मगर उस दिन उसने सुबह कोर्ट जाने से ही मना कर दिया और वो अपने सेल से बाहर ही नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से हुआ ये कि कोर्ट की सुनवाई दोपहर तक टालनी पड़ी। पर बाद में किसी तरह जबरदस्ती खींचकर उसे सेल के बाहर निकाला गया और कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ इज़ाबेला किसी नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं कर रही थी। पहले तो वो कोर्ट जाने से ही मना कर रही थी, लेकिन जब कोर्ट पहुंची तो वहाँ कैमरा को देखकर अजीब अजीब शक्लें बना रही थी, जिसकी वीडियोस भी वायरल हुई थी। अब करीबन 9 महीने के बाद इज़ाबेला की ट्रायल शुरू हुई और जिस तरह का क्राइम उसने करा था, यानी कि अपनी माँ को ही उसने जान से मार डाला था। चेहरे पे इतने ज्यादा स्टैब किए थे, पूरे शरीर पे चाकू के निशान थे। इससे साफ जाहिर होता है कि उसे कोई कम सजा नहीं मिलनी थी, बल्कि लाइफ टाइम डेथ पेनल्टी ही मिलनी थी। मगर कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, इज़ाबेला के वकील ने जज के सामने डॉक्टर रिचर्ड पाउंड की एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें ये साफ साफ लिखा था कि इज़ाबेला की दिमागी हालत ठीक नहीं है। बाद में इज़ाबेला के वकील ने इज़ाबेला की दिमागी हालत को ठीक नहीं बताया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब इज़ाबेला अपनी माँ को मार रही थी तो उसे पता ही नहीं था कि वो अपनी सगी माँ को मार रही है, बल्कि उसे तो ये लगा कि वो सिसिलिया नाम की एक औरत को मार रही है और ऐसा करने के लिए उसे सपने भी आया करते थे और अगर वो ऐसा ना करती तो उसके हिसाब से पूरी दुनिया तबाह हो जाती। जिसके बाद इज़ाबेला की दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से उसे कोई भी सजा नहीं सुनाया गया और उसके इलाज के लिए उसे कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया। लेकिन उसके कुछ महीनों के बाद इज़ाबेला की एक इंटरव्यू सामने आई, जहां पर वो ये कह रही थी कि जब मैंने क्राइम करा था तो मैं सिर्फ 18 साल की थी और अब मैं 25 साल के हो चुकी हूँ, तो अब मैं समाज के लिए कोई खतरा नहीं हूँ, तो अब मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ से रिहा कर दिया जाए। जिसके बाद कोर्ट ने भी उसकी बात सुनते हुए उसे साल 2022 में रिहा कर दिया गया, लेकिन इस शर्त पे कि वो लगातार अपने डॉक्टर के साथ टच में रहेगी।